हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉलिटी कोर्स। आज हम लोग यूनिट 11 डिस्कस करेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ एसोसिएटेड है। अभी तक 10 यूनिट्स जो हैं हम पॉलिटी कोर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो और ज़्यादा निकल के आए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी कंसेप्ट्स हैं वो और अच्छे हो पाए। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन अगर देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमने पहले ही डिस्कस किया है अपने पिछले वीडियोस में कि यूनियन एग्जीक्यूटिव को लेके जो चीज़ें हैं, उनको लेके जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फिफ्थ में हमें देखने को मिलते हैं। अभी तक हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो रियल एग्जीक्यूटिव हैं हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अक्सर डी फैक्टो अथॉरिटी भी कहा जाता है। जो भी रियल पावर्स हैं गवर्नमेंट को लेके, वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बात करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोग ये टर्म जो है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए यूज़ करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर की मदद करते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को परफॉर्म करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर को अक्सर हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट के हेड है वो। जो भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जो भी पॉलिसीज़ ली जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर ही उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं अगर हम लोग हेड ऑफ द स्टेट की बात करेंगे तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल हेड है हमारी स्टेट के, और एक डीजे और हेड हेड भी के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, रियल पावर्स उनके पास हैं। रियल गवर्निंग स्ट्रक्चर के जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को माना जाता है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनसे जुड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फिफ्थ जो है वो यूनियन के साथ डील करता है, यूनियन के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के साथ डील करता है, यूनियन के लेजिस्लेटिव ऑर्गन के साथ डील करता है, यूनियन के जो जुडिशियल ऑर्गन है उसके साथ डील करता है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर अभी तक हमने प्रेसिडेंट को पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो आर्टिकल 74 जो है वो हमें स्पेसिफिकली बताता है दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मेजर फंक्शन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। जो भी फंक्शंस प्रेसिडेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे उनके खुद के डिसीजंस नहीं है, वो उनके खुद के एक्शंस नहीं है, बल्कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक्शंस हैं। आर्टिकल 75 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को लेके कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट को लेके प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ कितना होगा इसको लेके प्रोविजन देखने को मिलते हैं, है ना। टेन्योर को लेके प्रोविजन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस हमें आर्टिकल 75 के अंदर देखने को मिलते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 77 की अगर बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट का बिजनेस है वो कंडक्ट कैसे होगा, उसको लेके रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ प्रेसिडेंट को दी गई है। गवर्नमेंट के कंडक्ट को लेके, गवर्नमेंट के बिजनेस के कंडक्ट को लेके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो प्रेसिडेंट बनाएंगे, ऑफ कोर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और आर्टिकल 78 जो है वो प्राइम मिनिस्टर को एक स्पेशल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहता है, जो कि है प्रेसिडेंट को अवेयर कराना अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आने वाली है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन है, ये सारे डिसीजंस जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताएंगे। ये ड्यूटी आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर को देता है रिगार्डिंग दी प्रेसिडेंट। तो इस तरह से ये जो चार आर्टिकल्स हैं इनके अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखने को मिलते हैं अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। तो अपॉइंटमेंट की अगर बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये इंफॉर्मेशन हमें आर्टिकल 75 प्रोवाइड करता है।
तो प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट यहाँ पर करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंटेड दी प्राइम मिनिस्टर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। उसको लेके एक कन्वेंशन बना हुआ है कि हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के अंदर जिस व्यक्ति की मेजोरिटी होगी, जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, उसी पार्टी का जो व्यक्ति है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो प्रेसिडेंट की यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ना। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है अपने कलीग को चूज करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से या दूसरी पार्टी से, जो कोलिशन पार्टीज हैं वहाँ से उनको चूज करते हैं जो उनकी मदद करेंगे सरकार चलाने में। और ऐसे जो ग्रुप है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट की तरफ से ही हमें देखने को मिलता है। अब अगर टर्म की बात करेंगे कि कितना टर्म है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का या प्राइम मिनिस्टर का, तो इसको लेके कोई फिक्स टेन्योर हमें देखने को नहीं मिलता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है दैट द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल होल्ड देयर ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो अपना ऑफिस जो है उसको होल्ड करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। एक कन्वेंशन बना हुआ है कि जब तक हाउस ऑफ द पीपल अपना ट्रस्ट किसी सरकार में दिखाते हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर में दिखाते हैं, तब तक वो व्यक्ति और उसके जो लोग हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर सकते हैं। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, या जो लोकसभा है अब उसको, वहाँ के जो मेंबर्स हैं अब वो किसी व्यक्ति के ऊपर अगर अपना ट्रस्ट खो देते हैं, तो उस केस में यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और उसके थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। एक कन्वेंशन बना हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको लोकसभा के मेजोरिटी है तो वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं रह सकते, है ना। और जब भी रिकन्वेंशन होता है लोकसभा का, जब टेन्योर खत्म हो जाता है लोकसभा का 5 साल के बाद, उसके बाद जब नई लोकसभा चुन के आती है तो वो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अपना जो प्राइम मिनिस्टर है उसको फिर से चुनती है। नेक्स्ट है हमारे पास तो इस तरह से हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं आर्टिकल 75 के अंदर अपॉइंटमेंट और टेन्योर को लेके, यानी कोई फिक्स टेन्योर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर को लेके नहीं बताता। अगर हम लोग फंक्शन की बात करेंगे, रोल की बात करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे बड़ा रोल है टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट इन डिफरेंट एग्जीक्यूटिव एक्शंस। तो आर्टिकल 74 हमें बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनका एक ही रोल है टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। और ये जो एडवाइस है ये बाइंडिंग नेचर की है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, उनको ये एडवाइस जो है वो माननी पड़ेगी। एक तो कन्वेंशन से भी ये सेट है कि प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। इसके अलावा जो 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, उसमें भी ये प्रोविजन ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नेचर की होगी। एक बार अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस देते हैं तो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। बाद में 44th अमेंडमेंट के अंदर इसके अंदर कुछ चेंज किया जाता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक बार रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं कि एक बार और सोच लो भाई। अगर रिकंसिडर करने के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, तो फिर प्रेसिडेंट को यहाँ पर उनकी एडवाइस जो है वो माननी पड़ेगी। तो ये प्रोविजंस हमें आर्टिकल 74 के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर रूल के फंक्शन के बारे में या रूल के बारे में बता सकते हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। वहीं अगर ड्यूटीज़ की हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइम मिनिस्टर को एक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोलता है। और वो ड्यूटी है कि जो भी सरकार के डिसीजंस होंगे, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके डिसीजंस होंगे, इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पॉइंट होगा या उनके जो डिसीजंस होंगे, ये सारे डिसीजंस के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड कराएंगे प्रेसिडेंट को। तो ये पीएम को ड्यूटी दी गई है। गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे, इस सब की जानकारी प्रेसिडेंट को दी जाएगी फ्रॉम द साइड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को ये ड्यूटी दी है और ये प्रोविजंस हमें आर्टिकल 78 के अंदर देखने को मिलते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक राइट भी देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, इंक्लूडिंग दी प्राइम मिनिस्टर। और वो राइट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर चाहें तो दोनों हाउसेस की जो मीटिंग है उसको अटेंड कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन से हाउस के मेंबर हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हों, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हों, वो किसी भी हाउस की मीटिंग जो है उसको अटेंड कर सकते हैं। हालांकि वोट नहीं कर पाएंगे वो, अगर वो लोकसभा के मेंबर है तो लोकसभा में ही वोट कर सकते हैं क्योंकि मेंबर्स को ही वोटिंग राइट्स अलाउड होते हैं। लेकिन मीटिंग अटेंड वो, जो सेशन है उसको अटेंड वो किसी भी हाउस का कर सकते हैं, चाहे लोकसभा के अंदर भी वो जा सकते हैं, उसकी मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं, और राज्यसभा के अंदर भी वो जा सकते हैं, उसकी मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं। ये राइट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दिया गया है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 88। तो आर्टिकल 88 ये राइट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग एक स्पेशल प्रोविजंस की बात करेंगे वो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन। तो आर्टिकल 75 जो है उसका क्लॉज 3 हमें बताता है अबाउट द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब है कि जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेंगे उसको लेके कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। यानी कि अगर कोई डिसीजन गलत हो जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाने की बारी आती है, अगर लोकसभा को ऐसा लगता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक नहीं है और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। कोई भी मिनिस्टर नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि तैरेंगे तो साथ में तैरेंगे और डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है, कोई मिनिस्टर ये नहीं बोल सकता है कि ये जो डिसीजन लिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इसमें मेरी सहमति नहीं थी। एक बार अगर डिसीजन ले लिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने तो जितने भी मेंबर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो सबकी सहमति वहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर और ये सारे लोग जो हैं दे शुड बी कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। तो ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्लॉज जो है वो भी 75 क्लॉज 3 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है किसी भी डिसीजन को लेके बिफोर द हाउस ऑफ द पीपल। अगर हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमें अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं उनको कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आर रेफर्ड एज कैबिनेट मिनिस्टर्स। वहीं अगर हम लोग दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है ना। कभी कभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्हीं के साथ अटैच कर दिया जाता है। और जो थर्ड लेवल है काउंसिल मिनिस्टर्स के अंदर उसको डेप्यूटी मिनिस्टर्स कहा जाता है। तो इस तरह से तीन कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर: कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सब नहीं बताता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड हैं, रूल्स के ऊपर बेस्ड हैं। वहीं अगर हम लोग कैबिनेट कमिटीज़ की बात करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जो है वो काफ़ी बड़ा है। ऐसा भी 91st अमेंडमेंट ने एक रूल बना दिया है, 2003 के अंदर इस अमेंडमेंट को लाया गया था। और इसमें एक रूल है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो हाउस ऑफ द पीपल जिसको लोकसभा भी कहा जाता है उसकी जो भी स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग दी प्राइम मिनिस्टर को ऐड करके यहाँ पे। तो ये रूल यहाँ पर बनाया गया क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग मिनिस्ट्री में आने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए सबको मिनिस्टर बना दिया करते थे। पोर्टफोलियो नहीं बचते थे, बहुत सारे मिनिस्टर्स बिना पोर्टफोलियो के हो जाते थे। तो उस चीज़ से निजात पाने के लिए 2003 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाता है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और इस एक्ट के अंदर 15% का जो लिमिट है उसको फिक्स किया जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रेंथ है वो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब इतने ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस अगर लेने हैं तो उसको लेके और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको असिस्ट करने के लिए हमें कुछ बॉडीज़ देखने को मिलती हैं और उनको कहा जाता है कैबिनेट कमिटीज़। तो कुछ कमिटीज़ यहाँ पर बनाई जाती हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो असिस्ट करती हैं गवर्नमेंट को कुछ डिसीजंस लेने के लिए।
और ये जो कमिटीज़ हैं, कैबिनेट कमिटीज़ जिनको बोलते हैं, इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ नहीं बताता, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ये, और इनको लेके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनका जो ओरिजिन है वो हमें रूल्स ऑफ द बिजनेस के अंदर देखने को मिलता है। तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अंडर इनको बनाया गया है। इस समय टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इससे पहले और भी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी 8 कैबिनेट कमिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली कमिटी है अपॉइंटमेंट कमिटी, दूसरी कमिटी है अकोमोडेशन कमिटी फॉर अकोमोडेशन, तीसरी कमिटी है कमिटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, चौथी कमिटी है कमिटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पांचवी कमिटी है कमिटी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, छठवीं कमिटी है कमिटी फॉर सिक्योरिटी, सातवीं कमिटी है कमिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, और आठवीं कमिटी है स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड कमिटी। तो इस तरह से टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर कैबिनेट कमिटीज़ आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ज़्यादातर कैबिनेट कमिटीज़ को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, लेकिन कुछ कमिटीज़ हैं जिनको अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर भी हेड करते हैं। जैसे अगर हम लोग पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बात करेंगे, तो द कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज़ हेडेड बाय द होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जो है वो इसको हेड करते हैं। तो ज़्यादातर कमिटीज़ आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो भी कुछ मिनिस्ट्रीज़ को, कुछ कमिटीज़ को हेड करते हैं। तो इस तरह से कैबिनेट कमिटीज़ को लेके इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो है कैबिनेट कमिटीज़ आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, और जो रूल्स ऑफ द बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग इनको बनाया गया है। टोटल 8 कमिटीज़ हमें इस समय देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करेंगे, तो कुछ फैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़े हुए, प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए। वो है 6 मंथ का रूल। तो पहला फैक्ट है हमारे पास रूल ऑफ 6 मंथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं भी है, तो किसी भी हाउस का, चाहे वो लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उस केस में भी उसको मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि 6 मंथ्स के अंदर, है ना, 6 मंथ्स के अंदर उसको अपने आप को इलेक्ट करवाना पड़ेगा किसी भी हाउस में, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में। तो ये रूल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आर्टिकल 75 हमें बताता है कि कोई व्यक्ति जो है उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, चाहे उसका इलेक्शन एमपी के रूप में ना हुआ हो। लेकिन ये जो लिमिट है ये 6 मंथ्स तक ही है। अगर 6 महीने के अंदर उनका इलेक्शन नहीं हो पाता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो इस केस में वो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 91st अमेंडमेंट 2003। इसमें जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके स्ट्रेंथ को यहाँ पर लिमिट किया गया है, दैट द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट बी मोर देन 15%। 15% से ज़्यादा जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसके उसके 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। कम कितनी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा की लिमिट यहाँ पर 15% बताई है। नेक्स्ट है हमारे पास केयर टेकर गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर देंगे। वो तब तक एक्टिंग या केयर टेकर गवर्नमेंट चलाते हैं जब तक दूसरी लोकसभा चुनी नहीं जाती है, जब तक दूसरे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर इलेक्ट नहीं होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो जब तक दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट नहीं होंगे, तब तक पहले वाला जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिजाइन नहीं करते हैं, है ना। नेक्स्ट, और केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है। अगर लोकसभा में किसी की मेजोरिटी नहीं आती है, हाउस ऑफ द पीपल में किसी की क्लियर क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि नियम है, जैसा कि रूल है, जैसा कि कन्वेंशन है, कि उस व्यक्ति को अपनी मेजोरिटी जो है शो करनी पड़ेगी लोकसभा के अंदर। अगर वो मेजोरिटी शो नहीं कर पाता है, तो उस केस में वो बहुत लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ फैक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इस लेक्चर से बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट डन सो।
अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि कलेक्टिवली हम लोग इस चीज़ को लेके आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।